हाँ, तो मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग जहाँ भी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। 2025 वाला एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो ऐसे बना दूँ ताकि बच्चों को पेपर देखने में आसान लगे, देखने से ही केवल आसान लगे, ठीक है? पीछे मैंने वीडियो बना दिया था, उसमें मैंने बताया था कि ओएमआर शीट को कैसे आपको भरना है, क्योंकि ओएमआर शीट ही मेन बेस है। अगर ओएमआर शीट गड़बड़ करते हैं, कुछ भरने में त्रुटि करते हैं, तो आपका रिजल्ट बिल्कुल ही नहीं बनेगा, जिससे आपके पढ़ाई का अस्तित्व ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है? इसलिए मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी बच्चों से कि आप लोग ओएमआर शीट को बिल्कुल सावधानी से भरेंगे। और ये आज मेरा टॉपिक होने वाला है कि संस्कृत का पेपर कैसे लिखें, ठीक है? संस्कृत का पेपर कैसे लिखें, ठीक है? सबसे पहले आप लोग को उसमें ऑब्जेक्टिव होता है 50 अंक का। ऑब्जेक्टिव 50 अंक का होता है, जिसमें कि पूरे 100 क्वेश्चंस रहते हैं और एक क्वेश्चन 1 अंक का होता है, जिसमें से केवल 50 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ता है। तो केवल जब 50 प्रश्न को बनाना पड़ेगा बच्चों, तो 100 से 50 प्रश्न अगर चुनना है, बहुत ही आसान है कि नहीं आसान? जिसमें मैंने बहुत सारा संस्कृत व्याकरण भी पढ़ा दिया है। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव आपको ज्यादातर ऑब्जेक्टिव आपको व्याकरण से ही पूछे जाते हैं, ठीक है? जो व्याकरण मैंने आप लोग जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने एक एक व्याकरण को तोड़ तोड़ करके पढ़ाया है, ठीक है? तो वहां से जाकर के आप व्याकरण को अभी भी देख सकते हैं, जो वीक पॉइंट होगा। आज का ये टॉपिक बिल्कुल भी कमजोर छात्र छात्राओं के लिए होने वाला है, ठीक है? चलिए, संस्कृत का पेपर कैसे लिखें? ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव होता है, जो कि 50 अंक का होता है, ठीक है? उसके बाद है आपको अपठित गद्यांश। चलिए आइए आपको पेपर के माध्यम से मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे संस्कृत का मैंने पेपर ले लिया, जैसे ये पिछले परीक्षा का है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये ऑब्जेक्टिव सारे के सारे ये ऑब्जेक्टिव भरना है, ठीक है? और यहाँ ऑब्जेक्टिव सभी भरने के बाद में, इन सभी ऑब्जेक्टिव को बनाने के बाद में, जैसे आपको मिलेगा, यहाँ भी अभी ऑब्जेक्टिव है। बहुत सारा टॉपिक जो है आपको व्याकरण से ही लिया गया है, ठीक है? देखिए यहाँ पे जैसे सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह है, उसको टिक किया गया है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे भी देख सकते हैं, आपको समास के बारे में दिया है, आपको उपसर्ग के बारे में, प्रत्यय के बारे में मैंने सारे क्लास को करवा दिया है, ठीक है? उसके बाद ऑब्जेक्टिव को अगर खत्म किया जाए, तो सब्जेक्टिव का सबसे पहला हम लोग का टॉपिक क्या होता है बच्चों? अपठित गद्यांश होता है, ठीक है? जो कि दूसरा नंबर टॉपिक होने वाला है, जिसमें आपको 13 नंबर का ये पूछा जाता है, ठीक है? ये तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे ये 13 नंबर का पूछा जाता है, अपठित गद्यांश, ठीक है? जिसमें गद्यांश दिया रहता है संस्कृत में ही, उसमें से पढ़ करके आपको जवाब देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि दीपावली वाला, जैसे ये एक लिखा है गद्यांश, तो यहाँ पे सवाल जो दिया है, कुत्र दीपावल्या अतीव महत्वम अस्ति, ठीक है? यानी दीपावली का महत्व क्या है, इस चीज को आपसे पूछ रहा है, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन जैसे पढ़ करके, क्वेश्चन को अपने माइंड में रखते हुए और जैसे गद्यांश को पढ़ेंगे, यहाँ पे महत्वम अस्ति दीपावली पर्वण पर्वण भारते अतीवा महत्वम अस्ति, यानी कि उसका महत्व यहाँ पे बता रहा है कि महत्व उसका क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे आप ये प्रश्न को पढ़ करके और गद्यांश को जैसे पढ़ेंगे, उत्तर मिल जाएगा, ठीक? ये जो है ना 13 नंबर का होता है, जो कि एक बहुत बड़ा मार्क्स होने वाला है ये 25 के छात्रों के लिए, 2025 के छात्रों के लिए, 2025 के छात्रों के लिए बहुत बड़ा मार्क्स होने वाला है 13 नंबर, जो कि अपठित गद्यांश से दिया जाता है, ठीक है? उसके बाद है आपको संस्कृत पत्र लेखनम, ठीक है? आप यहाँ पे आकर के देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो दो दिया रहता है गद्यांश, उसमें से एक गद्यांश का उत्तर आपको देना होता है, ठीक है? उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें एक ही गद्यांश होता है संस्कृत में। उसके बाद आता है आपको संस्कृत पत्र लेखनम, ठीक है? संस्कृत पत्र लेखनम आता है, जो कि 8 नंबर का पूछा जाता है प्यारे बच्चों, 8 नंबर का पूछा जाता है, जो कि आपके लिए बहुत एक बड़ी मार्क्स होने वाली है। जैसे 5 नंबर से अगर कोई किसी बच्चे का फर्स्ट डिवीजन छूट जाता है ना, उससे पूछिएगा 5 नंबर का महत्व क्या होता है, ठीक है? चलिए, 8 नंबर का ये संस्कृत पत्र लेखनम होता है। और जैसे ही 8 नंबर का संस्कृत पत्र लेखनम आप लोग लिखेंगे, संस्कृत पत्र लेखनम में आपको, जैसे मैं पत्र इसके आगे वाला जो वीडियो बनाऊंगा, उसमें पत्र को लिख करके एक एक को तोड़ करके बता दूंगा, आप लोग वहां से समझ सकते हैं। आप लोग वेट कीजिए अगले वीडियो का, और अगले वीडियो जैसे ही मिलता है, उस पत्र लेखनम को मैं संस्कृत में लिख करके और हिंदी में तोड़ तोड़ करके समझा दूंगा, और बिल्कुल भी संस्कृत आपके लिए आसान हो जाएगा पत्र लिखना, ठीक है?
तो इसलिए 8 नंबर आपका बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है, मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, आइए आगे वाला टॉपिक होने वाला है आपको अनुच्छेद लेखनम। ठीक, अनुच्छेद जैसे बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, टीचर्स बोलते होंगे कि बच्चों गाय पर लेख लिखिए, गाय पर लेख लिखिए, हाथी पर लेख लिखिए, दीपावली पर लेख लिखिए, अपने प्रिय त्योहार पर लेख लिखिए, है ना। तो इस प्रकार से तो लेख का अर्थ ही होता है अनुच्छेद। ठीक है, किसी भी टॉपिक पर अगर 10 लाइन लिखते हैं उसको अनुच्छेद बोला जाता है या फिर लेख बोला जाता है, और भी अगर शब्द देखा जाए तो उसको निबंध भी बोला जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद लिखना आपको 7 नंबर का आता है, जो कि बहुत ही शॉर्ट टॉपिक होता है। इसको बोलता है आपको केवल 7 वाक्यों में लिखने के लिए। ठीक है, केवल और केवल 7 वाक्यों में लिखना होता है। देखिए कितना आसान है अनुच्छेद लिखना। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर टॉपिक क्या होता है, आपको अनुवाद होता है। ठीक है, अनुवाद का मैंने एक अंत में भी संस्कृत व्याकरण में क्लास लिया था, आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर सा मैंने क्लास लिया था और बहुत सारे अनुवाद मैंने बनवाए थे। अगर उस क्लास को आप देख लेते हैं तो मैं पक्का बता रहा हूं कि 6 अंक आपका पक्का हो ही जाएगा मेरे वीडियो से केवल। ठीक है, तो आप लोग जाकर के अनुवाद को देख सकते हैं और पूरा इंपॉर्टेंट अनुवाद बताया गया है उसमें। ठीक है, और चलिए 5वां नंबर के बाद आप 6ठा नंबर में देख सकते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि लगभग हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ ही प्रश्न होते हैं जो कि संस्कृत में पूछे जाते हैं, कुछ ही प्रश्न होते हैं जो कि संस्कृत में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी सभी के सभी प्रश्न जो है आपको लघु उत्तरीय प्रश्न। आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा ये चीज है कि 16 अंक का है, वो भी संस्कृत में हमें उत्तर देना है। तो नहीं बच्चों, डोंट वरी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपको हिंदी में बहुत सारे सवाल होते हैं। आपको 70% जो क्वेश्चन होते हैं ना, सवाल प्रश्न, वो आपको हिंदी में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, इसका सवाल जो है ना आपको दिखा देता हूं, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जैसे अलससाला में आग लगाया गया था ना, 4 आलसियों वाला, ये बता रहा हूं आपको कि अलस कथा पाठ की विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में करें। एक प्रश्न भी बता देता हूं, अलससाला पाठ में ये विशेषता है कि 4 आलसी है और उसके लिए सरकार से भोजन आता है, जिसके चलते बनावटी आलसी भी बन जाते हैं और एक घर में जाकर के सभी लोग बैठ जाते हैं। तो असली आलसी को जांचने के लिए उस घर में आग लगा दिया जाता है, जिससे जो आलसी है वो घर में ही रह गए हैं। ठीक है, और जो धूर्त आलसी है, धूर्त आलसी यानी जो चालाकी से आलस अपना लिए हैं, आलसी बन गए हैं, वे लोग आग लगते ही अलसाला से निकलकर भागने लगते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये लोग आलसी नहीं है, ये लोग बनावटी आलसी बन करके सरकार का भोजन करने के लिए बैठे थे, और मुख्य प्रकार से जो 4 आलसी है उसी में बैठ करके अभी बातें कर रहे हैं। तो बाद में उनको बाल पकड़ करके घिसते घसीटते हुए उन्हें बाहर निकाला गया था। ठीक है, तो देखिए हिंदी में मिला कि नहीं मिला, कितना अच्छा प्रश्न का उत्तर मिला आपको, है ना। तो इस प्रकार से हिंदी में विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं, पाटलिपुत्र, देखिए बहुत ही आसान सवाल ऐसे ही मिलेगा आपको उसमें भी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग, इससे भी हमें पूर्ण विश्वास है 6ठा नंबर टॉपिक भी आप लोग हल कर सकते हैं। और 16 में ना ही बेसी बाबू तो 15 नंबर तो मिलना ही चाहिए, 15 नंबर कम से कम मिलना चाहिए। एक प्रश्न अगर मिस कर जाते हैं तो 15 नंबर पक्का मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी बच्चा चैनल पर नया है तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।